हम्म। स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? देखना एक बार। हाँ, पानी कर देना यार। हाँ भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी पढ़ाई। पता नहीं आज हमें आपके कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे। मेरी साउंड आपको क्लियर आ रही है? नहीं यार, कमेंट नहीं आ रहे। कमेंट चालू ही नहीं हुए आज। लाइव तो ठीक है ना? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जी, अपनी कहानी, सवाल नंबर 143। ठीक है ना? आज हम परसेंटेज की तीसरी और आखिरी छोटी सी सीट शुरू करेंगे, जिसमें कुल 40-50 सवाल है, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। चलो बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बशीर का वर्किंग आवर पर डे 15% बढ़ गया, उसका वेजेस पर आवर 20% बढ़ गया। तो आपसे पूछा है उसकी डेली अर्निंग कितना बढ़ जाएगी। बशीर की जो है वो डेली अर्निंग कितना परसेंट बढ़ जाएगी, ये सवाल है आपके सामने, बताएं। सवाल बहुत आसान है मेरे दोस्तों। सवाल में क्या पूछा है? बशीर की डेली अर्निंग। अब बताओ डेली अर्निंग होता क्या है। वैसे तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डेली अर्निंग क्या होता है? डेली अर्निंग क्या होता है मेरे दोस्तों? तो डेली अर्निंग होता है मेरे प्यारे भाई, 1 घंटे की कमाई, वेजिस पर आवर, वेजिस पर आवर इंटू वर्किंग आवर्स गुणा वर्किंग आवर्स। यही होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर नहीं समझे। जैसे भैया एक मजदूर है, एक मजदूर को 1 घंटे काम करने के 50 रुपए मिलते हैं। माना एक मजदूर को 1 घंटे के काम के 50 रुपए मिलते हैं, और मजदूर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, उसके जो वर्किंग आवर्स है वो 8 है। तो बताओ मजदूर एक दिन में कितने रुपए कमाएगा? 50 × 8, डेली की जो कमाई होगी मजदूर की 400 होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं है। कोई भी आदमी जो समाज में रहता है इन बातों को जानता है। हुआ क्या कि बशीर का मेरे दोस्तों जो वेजेस पर आवर है वो 20% बढ़ गया, और वेजिस के जो बशीर के जो वर्किंग आवर्स है वो 15% बढ़ गए। तो पूछा है बशीर की डेली कमाई कितना परसेंट बढ़ जाएगी। बीच में क्या आ रहा है? बीच में गुणा का साइन। और मैं बता चुका हूं, अगर बीच में गुणा का साइन है तो हमेशा सक्सेसिव होगा। 20 और 15 का सक्सेसिव लेना है, तो क्या आएगा? 20 प्लस 15 प्लस 20 × 15/100। 20 × 15 300, 300/100 3। तो 35 और 3 38% उसकी डेली इनकम बढ़ जाएगी। आंसर आ गया जी, बी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल है ये, मेंस के पेपर में आया था बच्चों, मेंस के पेपर में सवाल आया था। आप खुद देख लीजिए कि मेंस के पेपर में इतना आसान सवाल आया है। नेक्स्ट, 144 से पहले हम ये वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगला टाइप मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, अगला टाइप क्या आ गया। देखो बच्चों, मैंने आपको परसेंटेज की पहली शीट में मेंसुरेशन वाले सवाल करवाए थे, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन बुक करवाए थे रेशियो से सॉल्व, है ना? आप इन सवालों को सक्सेसिव के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। जैसे सवाल देखिएगा, बोला यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाता है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाता है तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। आप ये जानते हैं कि ये आयत होता है, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है। अब आप मुझे बताओ कि आयत का एरिया क्या होता है? आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में गुणा आ रहा है। अब सवाल में बोला आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाता है, लंबाई को भी 22% बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को भी 22% बढ़ा देते हैं, बीच में गुणा आ रहा है, यानी कि एरिया कितना बढ़ जाएगा? 22 और 22 का सक्सेसिव। 22 और 22 का सक्सेसिव क्या होता है? 22 प्लस 22, 22 प्लस 22 प्लस 22 × 22/100 है भी।
22 प्लस 22 प्लस 22 गुणा 22/100, तो 22 प्लस 22 44, 44 और ये 484/100, 4.84। 44 में 4.84 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48.84% एरिया बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां आप रेशियो की बजाय अगर फॉर्मूला लगा के करोगे तो सवाल का आंसर जल्दी आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलेगा, ये बताओ जल्दी से, ये वाला करेंगे। बोला गया यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अभी अभी मैंने पढ़ा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो एरिया होता है बच्चों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। अब बोला गया कि आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, 8% कम हो जाती है, इसका मतलब माइनस। तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा, बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा, सक्सेसिव, यानी कि एरिया में कितना चेंज आएगा, 13 और -8 का सक्सेसिव। तो 13 -8 -13 गुणा 8/100, 13 × 104, 104/100, 1.04 है ना। अब 13 में से 8 घटाएंगे 5, 5 में से 1.04 घटाएंगे तो एरिया 3.96% इंक्रीज हो जाएगा। तो सवाल का जो आंसर है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, सी ऑप्शन। बताइए कितना सरल सवाल हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। रेशियो से भी ये सवाल हो जाएंगे बट कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसी सवाल नंबर 148 है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे भाई, ये बताएंगे 148 ऐसा ही खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 149 ये बताओ जल्दी से। एक आयत की लंबाई 17% कम हो जाती है, चौड़ाई 17% बढ़ जाती है, एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। भाई आयत का क्षेत्रफल, ए मतलब एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको यह पता है सवाल में दे रखा है कि लंबाई 17% कम हो जाती है, चौड़ाई 17% बढ़ जाती है, तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट चेंज आएगा। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मैंने आपको पढ़ा है कि -x और +x का जो सक्सेसिव होता है वो होता है x²/100% डिक्रीज। -17 और 17 का जो सक्सेसिव होगा वो माइनस का 17²/100, 289/100, यानी कि एरिया 2.89% डिक्रीज हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सवाल का, सी ऑप्शन। बताइए कितनी आसान, छोटे 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 से ये सवाल थे, ठीक है। चलिए ये बताएंगे मेरे दोस्तों, अब सवाल नंबर 146 बताएं। ये रह गया था बीच में, बताओ। बोला यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% घटाया जाता है तो एरिया कितना परसेंट कम हो जाता है। स्क्वायर की हर एक साइड को 17% घटाया जाता है तो एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा। आप मुझे बताओ स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है। स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर होता है। भाई अगर किसी वर्ग वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटे, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए। अब स्क्वायर की हर साइड को 17% घटाया जाता है, ये भी 17% घटाया गया, ये भी 17% घटाया गया, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, बीच में मल्टीप्लाई है, तो -17 और -17 का सक्सेसिव करना पड़ेगा बेटे। -17 का सक्सेसिव क्या आएगा, -17 -17 माइनस का 34, x + y + xy/100, इन दोनों की गुणा, 17 × 17 289, -17 × -17 प्लस हो जाएगा 289/100, 2.89। तो -34 में 2.89 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31.11% एरिया घट जाएगा। एरिया 31.11% ये आएगा ना, 31 2 33, हाँ 31.11% एरिया डिक्रीज हो जाएगा। आंसर सवाल का क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका एरिया घट गया है। बोलो
मजा आया कि दोस्त की नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल मजा आया, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 144। ये जो है मैंने छोड़ दिया था वो कि अब इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जरा करो बेटे, करो जरा इस सवाल को। एक हवाई अड्डे के रनवे की आयताकार हिस्से की मरम्मत करी जा रही है, फॉर विच एन एस्टिमेट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट आर रुपए पर स्क्वायर यूनिट। देखो, एक हवाई अड्डे का रनवे है, इस पे हवाई जहाज लैंड करता है ना, जिससे वो ऐसे है रेक्टेंगल, इस पे हवाई जहाज उड़ते हैं चढ़ते हैं। तो हवाई अड्डे के रनवे की आयताकार हिस्से की मरम्मत करी जा रही है, और हमने अंदाजा लगाया था कि मरम्मत करने का खर्चा आर रुपए पर स्क्वायर यूनिट आएगा, आर रुपए पर स्क्वायर मीटर का खर्चा आएगा। लेकिन काम करते समय आयत की लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 8% बढ़ गई, इसके ऊपर मरम्मत कार्य की लागत में 15% की वृद्धि हुई। इसके ऊपर जो है हमने जो मेरे दोस्तों अंदाजा लगाया था रिपेयरिंग का कॉस्ट, वो भी 15% बढ़ गया मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा ओवरऑल परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा रिपेयर ओवर द एस्टिमेट, मरम्मत की लागत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, हम ये एक हवाई अड्डे का रनवे है, हम इसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो मरम्मत करने में कितना खर्च आएगा। मरम्मत करने में खर्च आएगा मेरे दोस्तों कि भाई इसका एरिया कितना है, एरिया पहले तो आप इसका एरिया निकालो, मल्टीप्लाई भाई हमने अंदाजा लगाया था कि आर रुपए पर स्क्वायर यूनिट का खर्च आएगा। कितना खर्च आएगा कि भाई आर रुपए का खर्च आएगा, अभी आर रुपया का खर्च आएगा पर स्क्वायर यूनिट, एक यूनिट का खर्चा कितना आएगा, आर रुपए आएगा। यही तो होगा मेरे प्यारे भाई। अरे इतनी तो बात क्लियर है, कम से कम ये तो समझ जाते हो, अगर हमारे पास एक हवाई अड्डे का रनवे उसकी मरम्मत करवानी है तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जल्दी से जवाब दो। पहले आप ये निकालो कि हवाई अड्डे का जो रनवे जिसकी आप मरम्मत कर रहे हो उसका क्षेत्रफल क्या है। अब एक स्क्वायर यूनिट का यानी कि 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, 1 वर्ग मीटर का खर्चा अगर R रुपए है, तो जो भी एरिया निकल के आएगा उससे गुणा कर देंगे। जैसे आप घर में टाइल बिछवाते हो, टाइल वाला कहता भाई साहब 1 स्क्वायर मीटर पे आपके 5,000 रुपए लूंगा टाइल बिछाने के, और आपने 20 वर्ग मीटर एरिया पे टाइल बिछवाई, तो खर्चा कितना आएगा, 5,000 गुणा 20, 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वही है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। अब सवाल में बोला गया है कि मरम्मत करते समय लंबाई जो है वो 10% बढ़ गई, रनवे की मरम्मत करते समय लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 8% बढ़ गई, और हमने जो अंदाजा लगाया था कि आर रुपए पर स्क्वायर यूनिट का खर्चा आएगा, वो भी रिपेयर वर्क का भी कॉस्ट भी 15% बढ़ गया। तो टोटल कॉस्ट में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी कि मुझे 10, 8 और 15 का सक्सेसिव निकालना है। बीच में मल्टीप्लाई है तो अपन को क्या करना है, 10, 8 और 15 का सक्सेसिव निकालना है केवल। और ये CHSL के पेपर का सवाल है बेटा, प्री का। देखो चाहे आप रेशियो से कर लो, चाहे आप दो को कंबाइंड करके कर लो, वो इच्छा आपकी हो जाएगा, या तीनों का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं भाई। XYZ का सक्सेसिव पहले तीनों को जोड़ो, 10, 8, 18 और 15, 33, तीनों को जोड़ो और दो की गुणा बटे 100, 10 अट्ठे 80, 15 अट्ठे 120, 80 और 120 200, 200 और 150 350, 350 बटे 100 3.5, ठीक है ना। और फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, 15 अट्ठे 120 दूसम 1200, 1200 बटे 10,000 कितना आएगा ये, जब मैं इसको जोड़ूंगा 33 3 36, तो 36% से ज्यादा आएगा, 36% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है पहला, ये वाला ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाई एकदम सही सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सरल था, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी। नेक्स्ट 150, ये बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाए बेटा। सवाल CDS के पेपर में आया है,
ये सवाल पता नहीं डाटा बदल बदल के कितने एग्जाम्स में आया, कोई हद नहीं भाई। बोला एक सर्कल की रेडियस इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए, एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए, एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होते हैं 2 पाई आर। 2 पाई एक कांस्टेंट है, यानी कि 2 पाई एक फिक्स नंबर है, पाई का मान 22/7 होता है। सरकमफ्रेंस सीधा निर्भर करता है रेडियस पे। अगर हमने सरकमफ्रेंस 15% बढ़ाया तो रेडियस भी 15% ही बढ़ेगी। अगर हम रेडियस दुगना करोगे परिधि भी दुगना हो जाएगी, रेडियस आधा करोगे परिधि भी आधा हो जाएगी। हमने परिधि 15% बढ़ाया है, हमने परिधि 15% बढ़ाया तो सर्कल की रेडियस भी 15% ही बड़ी होगी। आपसे पूछा एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा। सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। πr², फॉर्मूला जानते हैं, पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो फिक्स, पाई तो निर्भर ही नहीं करता। एरिया देखो, एरिया किससे बदलता है, रेडियस से। रेडियस बदलोगे तो एरिया बदलेगा, पाई का तो कोई फर्क ही नहीं है, पाई तो आना ही आना है। अभी रेडियस जिस रेशियो से चेंज करोगे एरिया उसके स्क्वायर के रेशियो में चेंज होगा। तो एरिया निर्भर करता है केवल त्रिज्या पे। रेडियस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं r गुणा r, ऐसे लिख सकता हूं r गुणा r। अब बताओ रेडियस 15% बढ़ गई, रेडियस 15% बढ़ गई, बीच में गुणा आ रहा है तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 15 का सक्सेसिव, 15 का सक्सेसिव, 15 प्लस 15 गुणा 15/100, 15 गुणा 15 225/100, 225/100 2.25, यानी कि 32.25% बढ़ जाएगा एरिया सर्कल का। यह आंसर है। बहुत आसान था, एक बार आप समझ जाओगे तो दिमाग में करने लगोगे, आगे चलेंगे। ये सब चल रही है ना क्लास। करो, ये बताएंगे। पता ना कमेंट कैसे नहीं आ रहे आज बिल्कुल भी। नेट चल भी रहा है। गड़बड़ है जी। ये बताएं, बोले यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 24% और 45% की वृद्धि होती है, ऊंचाई में 55% की कमी होती है, तो इसका एरिया कुल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। एरिया में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होना चाहिए, ये बताइए मेरे प्यारे भाई। देखिए आप जानते हैं कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, जो घनाभ का एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। सवाल बोला गया है कि लंबाई 24% बढ़ जाती है, अभी चौड़ाई 45% बढ़ जाती है और हाइट 55% कम हो जाती है, तो एरिया में कितने, वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो मेरे दोस्तों या तो आप यहां पे रेशियो लगा लो, लेकिन रेशियो से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या यहां पे फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं कि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, 2 डिक्रीज वाले हैं ऑप्शन, 2 इंक्रीज वाले हैं। भाई लंबाई बढ़ गई 24% है भाई, और ये चौड़ाई बढ़ गई 45%, और हाइट कितना कम होगी, हाइट 55% कम होगी, हाइट जो वो 55% कम होगी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो सक्सीव करना है, आप किसी का भी कर लो। देखो बच्चों, अगर मैं 45 और -55 का सक्सेसिव कर लूंगा तो जल्दी हो जाएगा, 45 और -55 का सक्सेसिव कर लूंगा तो जल्दी आ जाएगा बेटा, है ना। सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, x + y + xy/100। 45 - 55, 45 - 55 माइनस का 10, और -45 गुणा 55 कितना आएगा। 45 की 55 में गुणा करूंगा तो लगभग निकाल लो, 45 की 55 में गुणा करूंगा बेटे तो ये आ जाएगा लगभग 2500।
ये 50 से 5 कम है, 50 से 5 ज्यादा है, तो लगभग 2500 आएगा। और 2500 बटे 100, 2500 बटे 100 25, यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 25, ये आ जाएगा माइनस का 35%। तो यानी कि ये माइनस का 35 आ गया भैया, लगभग आया अप्रोक्स। अप्रोक्स। अब 24 और माइनस 35 का सक्सेसिव निकाल लो, 24 और माइनस 35 का सक्सेसिव निकाल लो, क्या आएगा? तो 24 और माइनस 35 का सक्सेसिव कितना आएगा? एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। 24 माइनस 35 करेंगे कितना आएगा? 24 माइनस 35 करेंगे तो आएगा बेटा 11। और माइनस 24 गुणा 35, 24 गुणा 35 कितना आएगा भाई? अगर 35 की 24 में गुणा करें तो 35 के अगर 20 में भी गुणा करें तो 700, 35 के अगर 4 में भी गुणा करें 140, 700 और 140 840, 840 बटे 100 8.4। तो फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा तो इंक्रीज वाले दोनों ऑप्शन कट गए, डिक्रीज वाले बचे, और ये 11 8 19, 19 के नजदीक आएगा। 19 के नजदीक एक ही आंसर है पहला, 19 के नजदीक एक ही आंसर है पहला। विजय कह रहे हैं एमबीबीएस वाले की गोद में सर रख के लाइव देख रहा हूं। अच्छा विजय भाई, तुम्हारा नसीब तो बड़ा चोखा है। भाई भगवान करे हमारे बाकी लड़कों को भी ये नसीब कतई ना मिले। चलो देख रहे हो लोंडो कैसी बात कर रहा है ये लड़का। आगे चलेंगे। इस सवाल का क्या आंसर है ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 152। अप्रोक्स कैलकुलेशन। सीट ही इनफ है प्रैक्टिस के लिए, सीट ही करनी है केवल। इनफ इनफ नहीं, मैं मेरी बात नहीं सुनी आपने। केवल शीट ही करनी है, केवल क्लास ही देखनी है, केवल क्लास में ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना अलग से। दिनेश जी बेसिक तो मैं बता चुका हूं पहले, आप पढ़ के आओ बेसिक। ये सवाल में बेसिक नहीं मिलता। पूरा सॉल्व नहीं किया जाता अखिलेश, हवा में सॉल्व किया जाता है बेटा। पूरा सॉल्व करने का ठेका थोड़ा ना ले रखा है एग्जामिनर का। यहां पे स्टेप मार्किंग नहीं हो रही, हवा में किया करो बेटा, अप्रोक्स किया करो। पूरा सॉल्व हो तो गया था। इतने छोटे बालक मत बनो, एकदम घटिया जतिन, कचरा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 7% की कमी होती है तो इसका सरफेस एरिया है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? देखो घन आप जानते हैं क्यूब, एक आयताकार बॉक्स। घन का जो सरफेस एरिया होता है, घन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला नहीं याद है वो लिख लो। जहां ए क्या है? भुजा। जब भी हम एक क्यूबिकल बॉक्स बनाएंगे ना तो बॉक्स के 6 फेस होते हैं, हर फेस एक स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6a²। अब 6 तो एक कांस्टेंट है, 6 एक फिक्स नंबर है, यानी कि सरफेस एरिया किस पे निर्भर करता है? भुजा के वर्ग पे। अब बोला है घन की प्रत्येक भुजा को 7% कम करते हैं तो सरफेस एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? भाई a² क्या होता है? a² का मतलब है a गुणा ए, स्क्वायर का मतलब a गुणा ए। अब भुजा में a में 7% की कमी होती है मेरे प्यारे भी, 7% की। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो एरिया कितना घट जाएगा? -7 और -7 का सक्सेसिव, -7 -7 माइनस का 14 है, और प्लस इन दोनों की गुणा। -7 की -7 में गुणा करेंगे 49, 49 बटे 100 0.49, 49 बटे 100 0.49, -14 में 0.49 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 13.51 आएगा। तो माइनस का 13.51 आएगा। नागिंदर जी गलत कर रहे हैं, 13.51%। ठीक है। नेक्स्ट जी ये बताओ 153, ये बताएंगे जल्दी से। टेक्नीशियन के पेपर में आया है 2023 में, बताओ जल्दी से भैया।
हाँ जी, कर दो बेटे, जल्दी कर दो। और एक गोले की त्रिज्या 12% बढ़ाई जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? 12 का सक्सेसिव, सभी का आ गया सी ऑप्शन, है ना? सभी का आ गया सी, सभी बच्चे कर रहे हैं यार, बेहतरीन है। नेक्स्ट, वेरी गुड, 12 और 12 का सक्सेसिव हो जाएगा। लास्ट, अब आपके सामने है लास्ट, और ये सबसे प्यारा सवाल भी है। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सवाल बोला, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 3% बढ़ाया जाता है, आयतन में लगभग प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? भाई मैं ये पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्तों कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां पर पाई जो है कांस्टेंट नंबर है, यानी कि वॉल्यूम जो निर्भर करता है वो रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। रेडियस स्क्वायर का क्या मतलब है? रेडियस स्क्वायर का मतलब है आर गुणा आर इंटू एच, यानी कि सिलेंडर का जो आयतन है वो रेडियस के वर्ग पे और हाइट के गुणनफल पर निर्भर करता है। अब बोला गया है कि एक सिलेंडर की रेडियस को भी 3% बढ़ाया जाता है, रेडियस 3% बढ़ाएगी, 3% बढ़ाएगी, और हाइट को भी 3% ही बढ़ाया गया। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? तो वॉल्यूम में चेंज आएगा 3%, 3%, 3% का सक्सेसिव, 3 का सक्सेसिव। समझ में आया बच्चों? देखो अगर मैं यहां पर रेशियो से करूंगा तो काफी मुश्किल कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर्मूला से मैं बहुत 1 सेकंड में निकाल लूंगा। भाई मुझे 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो, 3 + 3 + 3, तीनों को जोड़ो 9, और 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा, 3 × 3 = 9, 3 × 9, 3 × 9, तो 9 9 9 27, 27 बटे 100 0.27, पर तीनों की गुणा, तीनों की जब गुणा करूंगा तो 3 × 9 = 27, 27 को 10 से भाग दूंगा, 27 को 10 से भाग दूंगा तो 0.0027, तो ये आएगा मेरे दोस्तों 9.2727%, 9.2727% आ गया।
और ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। सवाल में लगभग पूछा तो लगभग कितना है 9.27%। लगभग कितना है 9.27% लगभग है। डी ऑप्शन नहीं है बेटे, बी ऑप्शन है। कुछ बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हिमांशु, डी नहीं होगा। 3%, 3%, 3% का जो सक्सेसिव आप निकालोगे वो लगभग 9.27 आएगा। ओके, चलिए इसी के साथ मेरे दोस्तों ये समाप्त होता है। ठीक है, मुझे लगता है सभी भाइयों को बड़े प्रेम भाव से समझ में आया है। अब हमारी तीसरी और आखिरी शीट है मेरे प्यारे भाई, छोटी सी। चलो शुरू करते हैं। और सीट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको पढ़ा है ना, पहली और दूसरी सीट यही इंपॉर्टेंट थी। तीसरी सीट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। इसमें केवल 3 टाइप के सवाल हैं, खर्चा बेस्ड, इन आय बेस्ड, इलेक्शन वाले और कमीशन वाले। बस ये 3 सवाल आपके बाकी रहते हैं। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले टाइप नंबर 1, सबसे पहले टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट है इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर मुझे यहां से खर्चा निकालना है तो क्या होगा, इनकम में से बचत घटा दूंगा। आप कहोगे सर ये टाइप तो हम पहले कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बस यही कंसेप्ट लगेगा। सवाल नंबर 1, ये देखो जरा। बोला रोहित की इनकम 32,000 है, उसका खर्चा इनकम का 30% है, तो रोहित की बचत क्या होगी। देखिए, इनकम जो होता है वो हमेशा 100% होता है। इनकम जो होता है हमेशा 100% हो रहा है। सवाल बोला है रोहित की इनकम 32,000 रुपए है इनकम, उसका खर्चा टोटल इनकम का 3%, 30% है। खर्चा 30% है, तो बचत कितनी होगी। एक बार बताओ, रोहित 32,000 रुपए कमाता है, 32,000 में से रोहित 30% खर्च करता है। अगर 32,000 में 30% खर्च कर रहा है तो बाकी कितना बचा, 70%। अगर 32,000 में से 30% खर्च कर रहा है तो 32,000 का 70% रोहित बचत कर रहा है। 100% में से 30% खर्च कर दिया तो बाकी का 70% रोहित ने बचत करी। तो 32,000 रुपए का 70% बचत हो जाएगी रोहित की। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 32 सत्ते होता है 224, तो 22,400 आंसर है। 32 सत्ते 224। ठीक है, समझ में आई बात। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इजी है, सीपीओ का। देखो बहुत सारे टीचर इनको प्रॉफिट लॉस में पढ़ाते हैं, लाभ हानि चैप्टर में। ज्यादातर सभी उसी चैप्टर में पढ़ाते हैं, पर मुझे लगता है कि लाभ हानि में नहीं, परसेंटेज में चीज पढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप में प्रॉफिट लॉस में नहीं कराऊंगा, मैं यही कराता हूं परसेंटेज में। जी बनाओ। बोला अमेलिया अपनी इनकम का 68% बचाती है। अमेलिया का खर्चा 25,720 है, तो पूछा अमेलिया की बचत सेविंग्स कितनी है। सेविंग्स देखो भाई, इनकम तो 100% होता है, इस बात का जवाब दो। इनकम हमेशा 100% होता है। आप बोलोगे हाँ सर इनकम 100% होता है। 100% में से 68% बचत करती है अमेलिया, तो बाकी क्या है फिर, खर्चा। अगर 100% में से 68% बचत करिए तो 100 में से 68 घटा दीजिएगा, 100 में से 68 घटा दीजिएगा, यानी कि अमेलिया अपनी इनकम का 32% खर्चा करती है। सवाल में क्या दिया, खर्चा कितना दिया, 25,720 रुपए। 25,720 रुपए खर्चा आपको दिया। बताओ कितने गुना है, मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा, कितने गुना है भाई। काट भी सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कटेगा नहीं, यहां पर पूरा पूरे दशमलव में जाएगा। तो पूछा मंथली बचत कितनी। मंथली बचत आपसे, मंथली बचत यानी कि 68% की वैल्यू पूछी है। 32% की वैल्यू आपको दी है और आपसे 68% की वैल्यू पूछी है। यही है ना सवाल।
आपसे 100% नहीं पूछा कि आप इनकम निकाल, अगर आपसे इनकम पूछी होती तो आप 100% का मान बताते। सवाल में आपसे बचत पूछी है तो 68% की वैल्यू। अब आता है कैलकुलेशन, 68 में 17 आ रहा है तो आंसर 17 से कटने वाला होगा। पहले तो आप 17 का मल्टीपल चेक कर दो। दूसरा तरीका ऑप्शन से, देखो प्यारे भाई, 32 का दुगुना 64 होता है, 32 का दुगुना 64 होता है, 68 है, यानी कि दुगुने से ज्यादा हो गया हल्का सा। भाई 32 का दुगुना 64% होता है, ये 68 है, तो दुगुने से हल्का सा ज्यादा है, तो यहां भी दुगुने से हल्का सा ज्यादा आएगा ना। भाई 25,720 का दुगुना आएगा, 26,000 भी मान लें, 26,000 का दुगुना होता है 52,000, तो 52,000 से हल्का सा ज्यादा आएगा, हल्का सा ज्यादा है, यानी कि आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी काफी ज्यादा है, 52,000 से हल्का सा ज्यादा, यही आंसर है ए। बस मैं यही छोड़ दूंगा, मैं ऐसे कैलकुलेशन करूंगा, पूरी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, वो तो आप जानते हो, क्योंकि 68 में होता है 17 गुणा 4, 17 से कटने वाला। लेकिन ये भी तो देखो कि भाई 32 का दुगुना होता है 64, 68 है, तो दुगुने से हल्का सा ज्यादा हो गया, तो यहां भी तो दुगुने से हल्का सा ज्यादा आएगा, दुगुने से हल्का सा ज्यादा, यही ऑप्शन है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, यही होता है अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड। आगे नेक्स्ट ही बताएं। करो। एक आदमी अपनी सैलरी का 72% खर्च कर देता है और हर महीने 5740 रुपए की बचत करता है। बोला उसकी सैलरी का, उसकी एनुअल सैलरी का, वार्षिक सैलरी का 10% कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। सवाल में दे एक आदमी अपनी सैलरी का 72% खर्च कर देता है। अगर कोई आदमी 72% खर्च कर रहा है तो फिर वो बचत कितनी कर रहा है बताओ। 100%, अगर कोई आदमी 100% में से, कोई आदमी 100% में से 72% खर्च कर रहा है, तो बाकी का 28% बचत कर रहा है। 100 में से 72 घटाइएगा, बाकी का 28% बचत कर रहा है। और जबकि वो बचत कर कितनी रहा है, 5740 रुपए की। ये एक महीने की बचत है, एक महीने की बचत 5740 रुपए, एक महीने की मेरे प्यारे भाई, समझ में आया बेटे। एक महीने की बचत 5740 रुपए है, तो 28% की वैल्यू 5740 से बताओ कितने गुना। तो 28 दूनी 56, जीरो चला जाएगा, 28 पंजे 140, 205 गुना। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, महीने की इनकम 100% की वैल्यू कितनी आएगी। 100% की वैल्यू आएगी 205 को 100 से गुणा कर देंगे, ये 20,500 रुपए। बेटे अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि आदमी की मंथली सैलरी क्या है, आप लोग गलत कर रहे हैं, सबका गलत आंसर आ रहा है, यू आर डूइंग ऑल रॉन्ग। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि आदमी की मंथली सैलरी क्या है, तो आता आंसर 20,500 रुपए। मेरी बात को समझा आपने। ये जो दिए एक महीने की बचत दी है, एक महीने की बचत दी है 5740, 100% में से 72% खर्च कर दिया, तो 28% बचत, बचत है एक महीने की 5740, तो 100% की वैल्यू 20,500 रुपए। ये एक महीने की इनकम आई है, एक महीने की। आपसे पूछा सालाना इनकम, एक साल की इनकम का 10%। एक महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरे साल की जो इनकम होगी 12 से गुणा करना पड़ेगा। पूरे साल की जो कमाई होगी 12 से गुणा करना पड़ेगा, पूरे साल की इनकम आ गई। इसका 10% निकालना है, इसका निकालना है 10%, इसका क्या निकालना है, 10% निकालना है मेरे दोस्तों, 10%। और जब इसका 10% निकालोगे ना, 10% कितना होता है, 1/10। तो 205 की 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 205 की 12 में गुणा करेंगे तो 240, और ये आ जाएगा 60, यानी कि मेरे दोस्तों 24,600 इस सवाल का आंसर आएगा, बी ऑप्शन 24,600। तो सही आंसर 24,600 है। बात आई समझ में अब, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये तो बेसिक सवाल हो गए, वन लाइनर।
ये तो बेसिक सवाल हो गए बच्चों, वन लाइनर आप लोगों ने कर दिए। अब आपके सामने अगला आएगा, अगला लेवल। दो टाइप के सवाल बनते हैं मेरे दोस्तों इसमें, दो टाइप के। एक तो मेरे दोस्तों सिंपल वाले, सिंपल, और एक होते हैं मेरे दोस्तों रिमेनिंग वाले, रिमेनिंग, जिनमें रिमेनिंग शब्द आता है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते, एक तो सिंपल और एक रिमेनिंग वाले, या जिनमें शेष शब्द आता है। ये सक्सेसिव से होते हैं। किससे होंगे मेरे दोस्तों? सक्सेसिव से सॉल्व होंगे, सक्सेसिव से। तो सबसे पहले सिंपल वाला जो कि आपके सामने है, ये रहा। देखो, आदमी की कमाई हमेशा 100% होती है, इनकम हमेशा 100% होती है आदमी की। आदमी की इनकम हमेशा 100% होती है, 100%। बोला है, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। बोला आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, आयुष 25% बीमा पे खर्च करता है, 26% खाने पे खर्च करता है, 23% चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च करता है, बाकी 19% एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। ठीक है, ये रोहित ने खर्च कर दिया। बाकी पैसा 26,600 रुपए बैंक में जमा करा देता है। बाकी पैसा 26,600 रुपए बैंक में जमा करा देता है। पूछा है भोजन और मनोरंजन पे, फूड और मेरे दोस्तों एंटरटेनमेंट पे, फूड और रिक्रिएशन पे उसने कितना पैसा खर्च किया है। ये सवाल आपके सामने, ध्यान सुनेगा। तो आप मुझे बताओ, आदमी कमाता है 100%, 100% में से अलग अलग चीजों पे खर्चा करता है। खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है वो उसकी सेविंग्स कही जाती है। तो 100% में से आदमी ने कितना खर्च कर दिया? 25 प्लस 26 51, 51 और 19 70, 70 और 23 93%, सबको जोड़ लो तो 100% में से 93% उसने खर्चा कर दिया। 100 में से 93% खर्चा कर दिया तो उसने बचाया कितना? 7%। 7% की बचत करी है, और वही 7% उसने बैंक में जमा कराया कितना? 26,600 रुपए। तो 7% की वैल्यू 26,600 रुपए है। तो आप मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की 7 से भाग देंगे, 7 ते 21 और 5 7 8 56। 1% की वैल्यू आ गई 3800 रुपए। 1% की वैल्यू आ गई 3800 रुपए। अगर इस सवाल में पूछा होता कि आदमी की टोटल इनकम क्या है, अगर इस सवाल में आदमी की इनकम पूछा होता, 100 में से 93% खर्च कर दिया, अगर इनकम पूछा होता तो आप 100% की वैल्यू निकाल देते, 100 से गुणा करके 3,80,000। अगर सवाल में इनकम पूछा होता कि आदमी की टोटल इनकम बताओ, तो आपका आंसर होता 3,80,000 रुपए। लेकिन पूछा क्या है? सवाल में यह पूछा गया है कि उसने भोजन पे और फूड पे और रिक्रिएशन पे टोटल कितना खर्च किया। तो भैया फूड और रिक्रिएशन पे टोटल 26 जमा 19, 26 जमा 19 कितना होता है मेरे दोस्तों? 45%। 45% खर्च किया। आपसे 45% की वैल्यू पूछी है तो 45 से गुणा कर देंगे। तो आंसर जो भी आएगा, 38 में 19 आता है, 19 से कटेगा, 45 में 9 आता है, 9 से कटेगा। 19 और 9 दोनों से कटने वाला नंबर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन 19 से भी कट रहा है, 19 नंबर 171, 9 से भी कट रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल टाइप है, इजी टाइप। ठीक है ना, इसमें कोई भी बच्चे को परेशानी नहीं आएगी। भाई 100% में जो पैसा खर्च हो गया वो निकाल दो, जो बचेगा वो बचत है। सिंपल बेसिक टाइप है बेटा ये। आगे ठीक है भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई अगला आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर है 5 आपके सामने। अगला टाइप जिसमें रिमेनिंग, देखो एक ही क्वेश्चन से समझ गए होगे, मुझे जरूरत नहीं है कि सवाल इस टाइप के मैं आपको 5 सवाल सिखाऊं, आप एक ही सवाल में सीख जाओगे। अगला टाइप, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिनमें रिमेनिंग शब्द आता है, रिमेनिंग शब्द आता है मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल को हम सक्सेसिव मेथड से करते हैं। ऐसे सवाल को बच्चों हम सक्सेसिव मेथड से करते हैं, चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे रेशियो मेथड लगाओ। सुनिए, बोला है रीता स्पेंड 25% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट।
देखो पहले मैं बेसिक समझाता हूं। ये रीता पैसा कमाए, ये रीता की इनकम है। इनकम में से 25% वो हाउस रेंट पे खर्च करती है। इनकम में से 25% हाउस रेंट पे खर्च करते घर के किराए पर। रीता अपनी मंथली इनकम का 25% घर के किराए पर खर्च करती है। अब खर्च करने के बाद जो इनकम बची, जो रिमेनिंग बचा, आगे बोला है पर 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। रिमेनिंग इनकम का देखो, रीता ने पहले पैसा कमाया, उसकी सैलरी आई, तो सैलरी का 25% खर्च किया हाउस रेंट पे। खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग इनकम बची, जो शेष राशि बची, रिमेनिंग का 30% खर्च किया उसने खाने पे, फूड पे। रिमेनिंग का 30% खर्च किया फूड पे। और अब वह 5,250 रुपए बचाती है। अब उसके पॉकेट में कितना पैसा बचा? अब उसके पॉकेट में 5,250 रुपए बचा। तो पूछा है मंथली इनकम कितनी है, रीता की मंथली इनकम कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो बेटा, क्या ये सक्सेसिव नहीं है? आपको फाइनल वैल्यू दी गई है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है ना। कल ही तो ऐसे टाइप के मैंने आपको 40 सवाल करवाए, आपको फाइनल वैल्यू दी गई है, इनिशियल वैल्यू पूछी गई, सक्सेसिव ही तो है। हमने एक संख्या को पहले घटाया, घटाने के बाद जो नई संख्या आई उसको दोबारा किसी परसेंटेज से घटाया, है ना, सक्सेसिव है। तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि जिस सवाल में भी रिमेनिंग शब्द आएगा ना, शेष शब्द आएगा, जिस सवाल में भी रिमेनिंग शब्द आएगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो सक्सेसिव का क्वेश्चन है। और ऐसे सवालों को आप रेशियो मेथड से करोगे। ये पेपर में बनाना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो बताओ, रीता ने 25% खर्च कर दिया 1/4, 25% खर्च कर दिया 1/4, 1/4 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4 में से 3। फिर रिमेनिंग का 30% खर्च किया। 30% कितना होता है? 3/10। 10 में से 3 खर्च किया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 7। तो आ गया मेरे दोस्तों 40:21। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ये इनिशियल वैल्यू क्या मतलब? रीता की इनकम। अगर रीता की इनकम 40 है तो इतना इतना खर्चा करने के बाद फाइनली उसके पॉकेट में 21 यूनिट बचा। अगर रीता की इनकम 40 है तो ये सारा खर्चा करने के बाद उसके पॉकेट में 21 यूनिट बचा। 21 की वैल्यू सवाल में 5250 रुपए दी है। कितने गुना? आप कहोगे सर जी 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105, 250 गुना। तो 40 की वैल्यू भी 250 गुना आएगी, 10,000 रुपए। 40 की वैल्यू भी 250 गुना आएगी, 10,000 रुपए रीता की इनकम है। बी ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपको नहीं बनाना था, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए किया। ठीक है ना बेटे। रेशियो मेथड जिंदाबाद। सवाल का डाटा आसान है, आप 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यही ज्यादा आता है पेपर में, यही ज्यादा आता है। देखो, एक लेवल ऊपर बढ़ाया गया सवाल को, ध्यान सुनिएगा। बोला है भवानी ने अपनी इनकम का 15% बच्चों की एजुकेशन पर और, या रिमेनिंग शब्द नहीं लगाया, और लगाया, और 20% भोजन पर खर्च किया। अब बताओ, भवानी ने अपनी मंथली इनकम का 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे एंड 20% फूड पे खर्च किया। एंड आ रहा है, एंड। तो 15% और 20%, 15-20 कितना होता है? 35% खर्च कर दी भी भवानी ने। भवानी ने इनकम का कितना खर्च कर दिया? 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 20% भोजन पे। 15 जमा 20, 35। फिर आ गया रिमेनिंग। अब जो रिमेनिंग इनकम बची है, 35% खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग इनकम बची है, रिमेनिंग का 40% उसने खर्च किया स्पोर्ट्स पे, रिमेनिंग का 40% खर्च किया स्पोर्ट्स पे, रिमेनिंग का 40% स्पोर्ट्स पे, और 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए बचे। तो यहां पर रिमेनिंग शब्द आ गया, ध्यान सुनिएगा। सवाल में यह कहा गया अब रिमेनिंग का 40% खर्च किया स्पोर्ट्स पे और 30% ट्रांसपोर्ट पर। तो रिमेनिंग में से कितना खर्च किया? रिमेनिंग का 40% स्पोर्ट्स पे और 30% ट्रांसपोर्ट पर। तो 40 और 30 70, यानी कि रिमेनिंग का 70% खर्च किया।
पहले 35% खर्च किया, फिर 35% खर्च करने के बाद जो इनकम बची है उस रिमेनिंग इनकम का टोटल 40 जमा 30 70% खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए बचे। भवानी की मंथली इनकम क्या है? एकदम सरल। पहले 35% खर्च किया 7/20, 5%, फिर 70% खर्च किया 7/10। 35% खर्च किया 7/20, 7/20 का मतलब 20 से कितना बचेगा? 13। फिर 70% खर्च किया 7/10, तो 10 से कितना बचेगा? 3। तो ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है कि भवानी के पास अब 10,257 रुपए बचे और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। बस यही कैलकुलेशन है। कर भी सकते हैं कैलकुलेशन को। बताओ किससे जाएगा? 13 से चला जाना चाहिए है भाई। 13 7 91 कितना बच जाएगा? 11। 13 8 104। 13 7 91, 11, 13 और 13 निम्मा 117। बोलो। अब 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों ये है भाई। 26 3 78, 263। 263, तो इसकी वैल्यू भी 263 टाइम्स हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा जी 526, है ना? 520 और 6, 526। 52,600। 52,600 रुपए सवाल का आंसर है। 52,600। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। 52,600। बात समाप्त। ठीक है ना? ये इतनी छोटी बात थी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं थी बेटे। ओके। आप बोलोगे सर मजा आ गया। नेक्स्ट अगला सवाल। मैं बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपको करवा रहा हूं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 7। सीचसल 2023 प्री का करके बताएं। जल्दी से क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएं।
आया। बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, एक आदमी अपनी इनकम का 30% किराए पर खर्च करता है, फिर रिमेनिंग का 15% भोजन पर, फिर रिमेनिंग का 35% बाकी खर्चों के लिए उपयोग करता है। उसके पास 1,62,435 रुपए बचे, तो मंथली इनकम कितनी है? मैं कुछ बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ ए ऑप्शन बता रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? सवाल का आंसर क्या है? बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 4,20,000 रुपए, यही आएगा बेटे, है ना। सक्सीव आपको लगाना है, सभी बच्चों ने कर लिया होगा, है ना। लेटेस्ट सवाल है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं पेपर में। नेक्स्ट, आगे सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर अब 8। ये बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दो। ऐसा ही हल्का सा चेंज है। बोला राजन अपनी सैलरी का 10% किराए पर खर्च करता है। राजन 10% किराए पर खर्च करता है। वह अपनी सैलरी का शेष शब्द आ गया रिमेनिंग, ऐसे हर एक सवाल में शेष शब्द आएगा। रिमेनिंग सैलरी का 20% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। उसके बाद वो रिमेनिंग सैलरी का 40% भोजन पे खर्च करता है। इसके अलावा वह रिमेनिंग का 80% बली बिलों पर खर्च करता है। रिमेनिंग का 80% छोटे मोटे बिलों पर खर्च करता है। अब आगे क्या दिया, आगे सवाल में दिया है वह बैंक में 5,000 रुपए जमा करता है और 1,480 रुपए अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। भाई इस हिसाब से पैसा खर्च किया, खर्च करने के बाद उसने 5,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए और 1,480 रुपए अपने पर्स में रख लिए छोटे मोटे खर्चे के लिए। उसकी सैलरी कितनी है? तो हो जाएगा सॉल्व, रिमेनिंग शब्द आ रहा है। पहले 10% खर्च किया किराए पर, 10% मतलब 1/10, 10 में से 9 बचेगा। फिर रिमेनिंग का 20% खर्च किया, 20% मतलब 1/5 खर्च किया, तो 5 से 4 बचेगा। फिर रिमेनिंग का 40% खर्च किया, 40% कितना होता है 2/5, 40% खर्च किया 2/5, तो 5 से 3 बचेगा। फिर रिमेनिंग का 80% खर्च किया, 80%, 80% कितना होता है 1/5, 80% कितना होता है सॉरी 4/5, तो 5 में से 4 खर्च किया तो कितना बचेगा 1। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर। ठीक है जी, आप बोलोगे आंसर ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ओके, अब इतना खर्च करने के बाद भी उसने 5,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए और 1,480 रुपए अपने पर्स में रख लिए छोटे मोटे खर्चे के लिए। यानी कि एक्चुअली में ये 10, 20, 40, 80 खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में बचा कितना होगा? 5,000 रुपए प्लस 1,480 रुपए बचा होगा ना भाई। इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 6,480 रुपए बचा होगा, 6,480 रुपीज बचा होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कितना है मेरे दोस्तों? यह आ जाएगा 1,250 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 निम्मा 108। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर उसकी इनकम 1,250 है तो 1,250 में से 108 यूनिट बचा। 108 की वैल्यू सवाल में 6,480 रुपीज दे रखी है। बताओ कितने गुना? 108 छिक्का 648, 60 गुना। तो 1,250 की वैल्यू भी 60 गुना होगी। अब 1,200 का 60 गुना 72,000 होता है, 50 का 60 गुना 3,000 होता है, तो 72 3 75,000 रुपए उसकी इनकम आ जाएगी, 75,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बताइए, आसान सवाल है। तो एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल कितना लेंदी है, कितना कैलकुलेटिव है, वो आप अब अपने हिसाब से उड़ा लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, है ना। रंग बिरंगे सवाल, 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, ये बताएं। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये बताओ जी, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल आया है। एसएससी सीजीएल 2023 प्री के एग्जाम में सवाल आया है, बताओ। 5,000 बैंक में जमा किया है, 1,480 अपनी पर्स में रखा सुकृति, तो टोटल उसके पास 5,000 प्लस 1,480, 6,480 बचा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9 बनाएं। 3,000 क्यों ऐड हुआ, कलोल कह रहे हैं। बेटे जब मुझे 1250 की 60 में गुणा करनी थी तो मैंने
पहले 1200 की 60 में गुणा कर ली, फिर 50 की 60 में गुणा कर ली, ब्रेक करके गुणा करी है। उसकी टेंशन मत लो आप, ये देखेंगे। अच्छा सवाल है। बोला रीमा अपनी इनकम का 35% फूड आर्टिकल पे, रिमेनिंग का 15% कपड़ों पे, और बाकी रिमेनिंग इनकम का 40% वो बचाती है। यदि उसकी मंथली सैलरी 27,500 है तो वह पर मंथ कितना बचा रही है? हाउ मच मनी डट सी सेव एवरी मंथ? ये पूछा गया है। ध्यान सुनिएगा बेटे। पहले आदमी पैसा कमाता है, जो कमाता है वो उसकी इनकम है। इनकम में से वो खर्च करता है, खर्च करता है। खर्च करने के बाद जो फाइनल उसके पास बचता है, पहले कमाएगा, इनकम 100%, 100% में से खर्च करेगा अलग अलग हिसाब से, और खर्च करने के बाद जो बचेगा वो उसकी बचत होती है। यानी कि इस सवाल में उल्टा है बेटे। आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है, इस सवाल में बेटा आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है, और आपसे सवाल में फाइनल वैल्यू पूछी गई है। ठीक है ना, उल्टा क्वेश्चन है ये। इनिशियल वैल्यू दी गई है, फाइनल वैल्यू पूछी गई है, तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके भी। देखो आदमी की, सॉरी रीमा है, रीमा करेक्टर है। रीमा की मंथली इनकम है 27,500। रीमा की मंथली इनकम 27,500 है। 27,500 में से रीमा ने 35% खर्च कर दिया। 35% कितना? 7/20। 35% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 13/20 बचा। 27,500 का 13/20 बचा। फिर रिमेनिंग का 15% खर्च किया कपड़ों पर। रिमेनिंग का 15% यानी कि 3/20। 3/20 खर्च कर दिया कपड़ों पर, तो बचा कितना? 17/20। कपड़ों पर खर्च करने के बाद इतना बचा, कपड़ों पर खर्च करने के बाद इतना बचा। फिर रिमेनिंग का 40% सेव किया। ये लैंग्वेज पढ़ो। रिमेनिंग का 40% बचत किया। 40% कितना होता है? 2/5। रिमेनिंग का 40% बचत किया। रिमेनिंग है भाई, कपड़ों पर खर्च करने के बाद ये रिमेनिंग इनकम है। इस रिमेनिंग इनकम का 40%, या फिर मैं कह सकता हूं 2/5 बचत किया, तो 2/5 से मल्टीप्लाई और होगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यहां सर केवल कैलकुलेशन करनी है, 20 पंजे 100 से यहां पर 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 से 20 आपका 10 बार चला जाएगा, 10 बार अभी, और 10 से इसको यहां पे 1 दशमलव आएगा, तो आंसर के एंड में 1 दशमलव आना है। 275, देखो पहली बात तो समझ लें, 275 में आ रहा है मेरे प्यारे भाई 25, तो आंसर जो भी होगा वो 25 से कटने वाला होगा। लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटेंगे। यहां पे लास्ट के 2 अंक 25 से नहीं कटते, ये नहीं कटते, इन दोनों में से एक आंसर है। अब आंसर 13 से भी कटेगा, आंसर 17 से भी कटेगा। 275 में 11 आता है। 275 क्या होता है? 25 गुणा 11। आंसर 11 से भी कटेगा। तो मुझे ये चेक करना है, आंसर 13 से भी कटना चाहिए, 17 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। ये आंसर है 11 से कटने वाला। अभी क्या आंसर 11 से कटता है? 6 7 13, 5 18 और -7, ये वाला ऑप्शन 11 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही 11 से कट रहा है। 3/5 लास्ट आएगा। सुमित बेटा सवाल को पूरी ताकत से पढ़ो। सवाल में पूछा क्या? बचत। क्या पूछा? बचत। बोला रिमेनिंग का 40% बचाती है, ये सीधा बचत ही दे रखा है। ये नहीं बोला कि रिमेनिंग का 40% खर्च करती है, ये नहीं बोला। रिमेनिंग का 40% बचाती है। ये कपड़ों पर खर्च करने के बाद आया है, इसका 40% बचाया है, तो 40% ही नम निकालूंगा मैं, 2/5। अलग है बेटा सवाल सुमित, ये 40% कम नहीं हुआ। अरे 40% कम नहीं करना, 40% बचाना है। 40% कम तब करते जब 40% खर्च करती हैं, 40% बचाया है। दिस इज डिफरेंट 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 क्वेश्चन। ओके।
लैंग्वेज समझो कि क्या कहना चाह रहा, रटना थोड़ना है। ठीक है, तो बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे अब। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहां पर मेरे दोस्तों 10, सवाल नंबर है 10। और ये जो है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला टाइप आएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, करके बताओ, करो। बता दिया मैंने आदित्य। सवाल को ढंग से पढ़ो, डाउट आए तो सवाल पढ़ा करो, कमेंट में बाद में पूछा करो, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। भाई यार, तुम लोगों की बुद्धि सड़ चुकी है क्या? गोबर भरा है तुम लोगों की बुद्धि में। अरे तुम सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो यार? हैं? सवाल पढ़ लोगे तो मर थोड़ ना जाओगे, सवाल पढ़ो। शेष का 40% बचाती है। ये लाइन को 10 बार पढ़ो। जिस दिन इस लाइन को आप पढ़ना सीख जाओगे, अपने आप डाउट खत्म हो जाएंगे। 11 कहां है? हाँ, 11 यहां से है बेटे। 275 25 से कटता है ना। 25 × 11, 275 25 × 11 होता है। तो 11 का मल्टीपल आएगा 275 में, 11 छुपा हुआ है। बताओ सवाल नंबर 10। अजय कह रहे हैं सर आप कभी लाइफ से रिलेटेड बात क्यों नहीं करते? अरे ऐसे तैसे में घुस गई लाइफ, मैं गणित से रिलेटेड बात करूंगा। गणित ही इतना वास्ट है, और इतना समय है ही नहीं कि मैं लाइफ जैसी बकवास चीजों पे बात करूं। गणित सिखाने के लिए पैसे लिए हैं, गणित सिखाऊंगा और हर बच्चे को मेहनत से पढ़ाऊंगा। बाकी लाइफ का टंटा अपने आप समझो तुम। तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो। गणित सिखाने में कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप ईमानदार नहीं है। जो भी छोटी सी आपने फीस दी उसका 10 गुना रिटर्न देता हूं मैं, खून जला के अपना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अदरवाइज क्वेश्चन विल किल यू। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अदरवाइज क्वेश्चन विल मेक यू बेरोजगार फॉर होल लाइफ। समझ में आई बात? सवाल नंबर 10 करो। करेंगे जी। क्या आंसर है इस सवाल का? फटाफट। बी ऑप्शन, ये अच्छा सवाल है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। बोला एक आदमी भोजन पर अपनी इनकम का 12.5%, यात्रा पर रिमेनिंग का 18 सही 3/4% और रिमेनिंग 20% शिक्षा पर खर्च करता है। सवाल में दिया उसका कुल खर्च 3450 रुपए है। उसकी कुल इनकम ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। भाई इनकम में से खर्च करने के बाद फाइनली बचेगा क्या? बचत। सवाल में बोला है एक आदमी, क्वेश्चन में बोला है
एक आदमी अपनी इनकम का 12.5% 1/8 खर्च करता है भोजन पर, फिर रिमेनिंग का 18 सही 3/4% क्या होता है भाई? 6 सही 1/4% 1/16, 3 गुना दिख रहा है, इसका 3 गुना दिख रहा है, 6 3 18, 3/16। फिर रिमेनिंग का 20% यानी कि 1/5 एजुकेशन पे। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, इनकम का 12.5% 1/8 खर्च किया, 1/8 का मतलब 8 से 7 बचेगा। फिर रिमेनिंग का 3/16 खर्च किया, तो 16 से कितना बचेगा? 13। फिर रिमेनिंग का 20% खर्च किया, 1/5 यानी कि 5 से कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 4। सीधी सीधी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ कट रहा है? हाँ जी कट जाएगा, 4 से 8 दो बार, तो 16 पंजे 80 दूनी 160 और 13 सत्ते 91। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। मतलब कि अगर आदमी की इनकम 160 है ना, अगर आदमी की इनकम 160 यूनिट है, तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में फाइनली 91 बचेगा। यह मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब यह है कि अगर आदमी की इनकम 160 है, तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 91 यूनिट बचेगा, फाइनल वैल्यू 91 यूनिट बचेगी। लेकिन सवाल में क्या दिया कि कुल खर्चा दिया 3450। भाई 160 में से केवल 91 ही बचा, तो यानी कि खर्च कितना हो गया? 160 में से 91 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 69। तो 69 यूनिट खर्च हो गया मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर हुई? भाई 160 में से 91 यूनिट बचा, तो खर्च कितना हो? 160 में से 91 घटा दीजिए, 69। और मेरे प्यारे बच्चों खर्च हुआ कितना है टोटल? 3450 रुपए। तो 69 की वैल्यू 3450 रुपए कितने गुना? 50 गुना, 50 टाइम्स 50 गुना। तो कुल इनकम पूछा है, कुल इनकम है 160 यूनिट, कुल इनकम 160 यूनिट है। 160 यूनिट की वैल्यू भी 50 गुना होगी। 160 का 50 गुना होता है 8000 रुपए, 8000 रुपीज। तो 8000 रुपीज इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन एकदम सही है। पाल जी जाके बेसिक पढ़ो आप। इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त हो जाता है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको दोनों टाइप करवा दिए, ये वाला भी सिंपल वाला भी करवा दिया, रिमेनिंग वाला भी करवा दिया। नॉर्मल वन लाइनर तो चिरकुट सवाल होते हैं ना, हर कोई बच्चा कर ही लेगा। आगे चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर अगली वैरायटी की तरफ। अगली वैरायटी सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 11। सवाल नंबर है 11। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में करवाऊंगा ऐसा। सवाल नंबर 11 बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, ये जो रेशियो मेथड है ये सक्सेसफुल तो था बेटा मुकेश, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेशियो, एक ही सवाल करवाऊंगा फिर क्लास खत्म, ध्यान सुनिएगा। ये जो रेशियो मेथड है इसकी परेशानी क्या है कि ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो बताता है। रेशियो मेथड लगाने से हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात आ जाता है, वो बीच की कैलकुलेशन को खत्म कर देता है, बीच की कैलकुलेशन को कम कर देता है। यही तो फायदा होता है रेशियो मेथड का। रेशियो मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई शुरुआत में क्या था और अब क्या बचा, इनिशियल और फाइनल का अनुपात आ जाता है, बीच की कैलकुलेशन कम हो जाती है, यही है। लेकिन अगर किसी सवाल में बीच की ही जानकारी पूछी हो, अगर किसी सवाल में मिडल इंफॉर्मेशन ही पूछी हो, बीच की जानकारी ही पूछी हो मेरे प्यारे भाई, तो भाई साहब ऐसे सवाल को फिर हम 100 मान के करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन को हम 100 मान के करेंगे, 100 मान के, 100 मान के करेंगे। कि 100 एक ऐसा मेथड है, अभी मैंने आपको पढ़ा है बेसिक में, उसमें हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती है, हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती है कि कौन सा पैसा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, क्या बचा क्या रहा, हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। तो ऐसे सवालों को हम 100 मान के करते हैं। अगर आपको लगे कि सवाल की कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो पहले फ्रैक्शन को बदलो, पहले परसेंटेज को बदलो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, फिर हम एलसीएम लेके करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
जैसे कि ये वाला सवाल देखो, आप पहले सवाल पढ़ लो। बोला है राजू 10% और 20% अपनी इनकम का खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, फूड पे, पर रिमेनिंग का 30% खर्च करता है वो कपड़ों पे, बाकी वो बचत करता है। बोला यदि उसकी बचत 26,460 है तो आपसे पूछा है उसने टोटल एक्सपेंडिचर का, उसने कुल खर्चे का फूड और क्लोथिंग पे, भोजन और कपड़ों पर कुल मिलाकर कितना खर्च किया, भोजन और कपड़ों पे कुल मिलाकर कितना खर्च किया। सवाल का डाटा बहुत आसान है। तो मैंने ये मान लिया कि माना राजू की इनकम 100 है, मैंने मान लिया कि माना राजू की इनकम 100 है, तो 100 में से 10% खर्च किया ट्रांसपोर्ट पे और 20% खर्च किया फूड पे, रिमेनिंग नहीं आ रहा। 100 में से 10 खर्च किया मेरे दोस्तों उसने किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे, और 20 खर्च किया मेरे दोस्तों उसने फूड यानी कि खाने पे। तो 100 में से 10 और 20 30 खर्च कर दिया, बचा कितना, 70। भाई 100 में से 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70 बचा। अगर उसकी इनकम 100 है, 100 में से 10 और 20 30 खर्च कर दिया, बचा 70। फिर रिमेनिंग का सवाल में ढंग से पढ़ो आगे। बोला है रिमेनिंग का 30% खर्च करता है वो कपड़ों पे, रिमेनिंग का 30% कपड़ों पे खर्च करता है, रिमेनिंग है 70। 70 का 30% कितना होता है, 21, पर रिमेनिंग कितना बचा, 70। और रिमेनिंग का 30%, तो 70 का 30% कितना होता है, 21। ये उसने खर्च किया है कपड़ों पर, कपड़ों पर। तो फाइनली कितना बचेगा, 70 में से 21 घटाएंगे 49, तो फाइनली उसके पास 49 यूनिट बचेगा। अब कितना बचेगा, 49 यूनिट बचेगा। सवाल के अनुसार उसकी सेविंग्स है कितनी, 26,460, तो 49 की वैल्यू 26,460 रुपए है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ। तो बेटे भोजन पर खर्च हुआ है 20, कपड़ों पर खर्च हुआ है 21, तो 20 और 21 41। भोजन पर 20 रुपए खर्च हुए, कपड़े पर 21 हुए, 20 और 21 41। आपसे सवाल में 41 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। अगर आप इस यहां पर रेशियो लगाते तो कभी ये पता ही नहीं चलता कि भोजन पे कितना खर्च हुआ, कपड़ों पे कितना खर्च हुआ। 100 मान के ही अकेला ऐसा मेथड है जिसमें आपको हर चीज साफ साफ दिखाई देती है कि यहां इतना खर्च हुआ, इस पे इतना खर्च हुआ, इस पे इतना खर्च हुआ। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें बीच की जानकारी पूछी होगी, ऐसे सवाल को हम हमेशा रेशियो मेथड से बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी 100 मान के बनाएंगे, ठीक है ना। रेशियो यहां पर नहीं इस्तेमाल करोगे क्योंकि बीच की जानकारी पता नहीं चलती रेशियो से। 100 मान के किया तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट पे 10 खर्च हुआ, खाने पे 20 खर्च हुआ, कपड़ों पे 21 खर्च हुआ। खानों पर कपड़ों पे मिलाकर कितना खर्च हुआ, 41 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। देखो 49 यूनिट की वैल्यू 26,460 है, 49 की वैल्यू 26,460 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बटे 49। आपसे 41 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, 41 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, मल्टीप्लाई बाई 41 रुपए, यह आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। मेरे को कैलकुलेशन करनी है, बताओ क्या आएगा। देखो एंड में तो 0 आएगा ही, क्या आएगा बेटे सवाल का आंसर, अरे 70 का 30% निकाला, 21 बता तो दिया था सुजीत, सुनते क्यों नहीं हो। क्या आ जाएगी इसकी कैलकुलेशन करके बताइएगा। ए ऑप्शन आएगा 22,140 रुपए, है ना, 22,140 रुपए आएगा। सब बच्चे समझ पा रहे हैं, 22,140 रुपए, 22140। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एक ही सवाल करवाया। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बम यहीं पे विश्राम देते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये वाला टाइप, ठीक है ना। इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। बाय।